गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूँ रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है बादशाह औरंगजेब को कोई हरा क्यों नहीं पाता था। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। करके देखते हैं कि जो औरंगजेब थे, ठीक है, उनके बारे में बहुत ज्यादा हेट फैलाया जाता है कि वो एकदम ज्यादा क्रूर राजा थे, ठीक है। वो नॉन मुसलमानों को मारते थे, नॉन मुसलमानों को कन्वर्ट करवाते थे। सो देखते हैं कि उन्हें क्यों कोई हरा नहीं सकता था, ठीक है, और उनकी रियलिटी क्या है। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। बादशाह औरंगजेब आलमगीर हिस्ट्री की एक ऐसी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी के जो आजकल इंडिया में कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में रहते हैं। बहुत सारे लोग नापसंद करते हैं, हेट करते हैं, गालियां देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग पॉजिटिव सोच भी रखते हैं और अक्सर डिफेंड करने लगते हैं। अलग अलग दौर के इतिहासकारों ने भी अपने अपने हिसाब से औरंगजेब आलमगीर के बारे में अच्छी और बुरी हर तरह की बातें लिखी, मगर बादशाह से जुड़ी वो एक चीज कि जिस पर लगभग सारे ही इतिहासकार एग्री करते हैं और आम लोग भी काफी हद तक जिस चीज पर मुत्तफिक नजर आते हैं, वो ये कि दरअसल इतिहास का ये इंसान एक मिलिट्री जीनियस था। मतलब जंगी मामलात में इस इंसान के पास जो तजर्बा था, जो काबिलियत थी, वो मुगलों के इतिहास में और कहीं पर नजर नहीं आती है। सिर्फ मुगल हिस्ट्री के अगर कामयाब हुक्मरानों पर भी नजर डालोगे तो जहां एक तरफ इनमें से ज्यादातर लोग जंगों पर जाया ही नहीं किया करते थे, या जाते थे तो बहुत कम जाते थे, या सिर्फ एक लीडर ही बनकर शामिल हुआ करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने अपनी पूरी जिंदगी ही जंग के मैदान में गुजार डाली थी। अभी उम्र बमुश्किल 15 से 16 साल ही रही होगी कि जब शाहजहां के बेटे मतलब शहजादे औरंगजेब ने प्रॉपर जंगों में हिस्सा लेना या फिर जंगों में अपनी फौजों को लीड करना शुरू कर दिया था। और फिर आखिरी सांस तक, मतलब जब 1707 में 88 साल की उम्र में वफात हुई, तब भी ये इंसान जंगों के मैदान में था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, ये बात है साल 1658 मई के महीने की कि जब औरंगजेब आलमगीर की तरफ से अपने बड़े भाई शाह शुजा को एक खत लिखा गया। इस खत में लिखा गया था कि मैं एक सच्चे भाई की तरह तुम्हें कभी भी जमीन या पैसे वगैरह की कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। शाह शुजा ने अपने भाई औरंगजेब के इस खत का जवाब तो दिया, मगर साथ ही अंदर खुफिया तौर पर औरंगजेब से जंग की तैयारियां भी शुरू कर दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? तो मामला ये था कि मुगल एम्पायर के जो बादशाह थे, मतलब कि शाहजहां, वो बीमार हो चुके थे और वो वक्त आ पहुंचा था कि जब उनके चारों बेटों के बीच वो खूनी खेल शुरू होने जा रहा था कि जो उस दौर में गद्दी हासिल करने के लिए हुआ था। शाहजहां के जो 4 बेटे थे, उनमें सबसे बड़े थे दारा शिकोह के जो शाहजहां के भी दुलारे थे और तख्त के लिए पहली पसंद भी हुआ करते थे। दूसरे नंबर पर शाह शुजा थे कि जिनको औरंगजेब की तरफ से ये खत लिखा गया था और जो बंगाल के इलाके में गवर्नर हुआ करते थे। तीसरे नंबर पर औरंगजेब थे, जबकि चौथे नंबर पर थे मुराद बख्श। इनमें से बंगाल के इलाके के गवर्नर शाह शुजा ने तो हालात को देखते हुए अपने आप को बादशाह घोषित तक कर दिया था, अपने नाम के सिक्के चलवा दिए और तो और अपने नाम का खुतबा तक पढ़वा दिया। लेकिन जाहिर है गद्दी के 3 और भी दावेदार थे, इसीलिए इन दावेदारों से निपटने के लिए जब पहली ही जंग लड़ने का मौका आया तो पहली ही जंग में शाह शुजा को बड़ी हार झेलनी पड़ी। पहला मुकाबला बनारस के करीब बहादुरपुर के इलाके में शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच हुआ। इस जंग में शाह शुजा को हार का सामना करना पड़ा और मजबूरी में पीछे हटना पड़ा, जबकि दूसरा मुकाबला अब शाह शुजा से जीत चुके दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ। इन दोनों के बीच तो 1658 में ही एक नहीं बल्कि 2 जंगें हुई, बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ सामूगढ़, और इन दोनों ही जंगों में औरंगजेब आलमगीर को बड़ी फतह नसीब हुई। हार के बाद दारा शिकोह ने जान बचाने की खातिर लाहौर की तरफ जाने का फैसला किया, लेकिन औरंगजेब आलमगीर ने लाहौर की तरफ भी दारा शिकोह का पीछा नहीं छोड़ा। और इसी पीछा करने के दौरान ही औरंगजेब आलमगीर की तरफ से अपने बड़े भाई शाह शुजा को वो खत लिखा गया था जिसके बारे में हमने शुरू में बात की। क्योंकि दारा शिकोह 2 बार जंगों में हार कर लाहौर की तरफ भाग चुका था, इसके अलावा सबसे छोटा भाई मुराद बख्श ऑलरेडी कैद में था, तो सिर्फ बंगाल का गवर्नर मतलब कि शाह शुजा ही रह गया था, और वो इस वक्त और भी ज्यादा खतरा बन चुका था। क्योंकि बादशाह औरंगजेब आलमगीर के लाहौर के रास्ते पर निकल जाने के बाद अब आगरा बिल्कुल खाली हो
ہو گیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کو بس یہی خطرہ تھا کہ کہیں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر شاہ شجاع کی طرف سے آگرہ پر چڑھائی نہ کر دی جائے، اور اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے ہی اپنے بھائی کی طرف یہ خط لکھا گیا تھا۔ دوستو شاہ شجاع نے بالکل کیا بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ شاہ شجاع نے دیکھا کہ جب آگرہ خالی ہے تو فوراً چڑھائی کا حکم دے دیا۔ بڑی تیزی کے ساتھ الہ آباد اور بنارس جیسے شہروں کو کنٹرول میں لے لیا گیا، اور آگے بڑھتے ہوئے جتنے بھی علاقے آ رہے تھے سب پر قبضہ کر لیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر نے بھی اپنے بھائی کو خط تو لکھا تھا، مگر ساتھ ہی میں بنگال میں اپنا جاسوسوں کا نیٹ ورک بھی ایکٹیو کر دیا تھا، تاکہ اگر کچھ بھی ہو تو اس کی خبر فوراً لاہور میں اورنگزیب عالمگیر تک بھی پہنچ سکے۔ اسی لیے جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی پل پل کی خبر لاہور کے علاقے میں پہنچ رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیٹے سلطان محمد کو اپنے سے پہلے ہی شاہ شجاع کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا، جبکہ لاہور میں چھپا ہوا دارا شکوہ جب لمبے وقت تک نہیں مل سکا تو خود بھی اورنگزیب عالمگیر نے اب اپنے بیٹے کے پیچھے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا، اور دارا شکوہ کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری اپنے سرداروں کے سر ڈال دی۔ لہٰذا شاہ شجاع اور اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے سلطان محمد کا آمنا سامنا خجوا کے اس علاقے میں ہوا کہ جو آج فتح پور میں پڑتا ہے۔ جنوری 1659 کا وقت آتے آتے اب سارے ہی لوگ ایک ہی جگہ پر جمع ہو چکے تھے، مطلب کہ شاہ شجاع، ان کی پوری فوج، ان کے سارے ساتھی، دوسری طرف خود اورنگزیب عالمگیر بھی، ان کے بیٹے، ان کی ساری فوج، مطلب کہ اب سارے ہی لوگ ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ اور 4 جنوری کو تڑکے صبح جنگ کا آغاز بھی ہو گیا۔ اس جنگ میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنی تمام فوج کو الگ الگ ڈویژنز میں بانٹ دیا تھا، اور ہر ڈویژن کے آگے ہاتھی اور بندوقیں تعینات کی گئی تھیں، جبکہ ان کے پیچھے بختر بند گھڑ سوار موجود تھے۔ 4 جنوری کو صبح 8 بجے اورنگزیب عالمگیر اپنے شاہی ہاتھی پر سوار ہوئے اور اپنی فوج کے معائنے کے لیے نکلے۔ اس کے بعد فوج نے موومنٹ شروع کیا، جبکہ 3 بجے تک اب یہ فوج شاہ شجاع کی فوج کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ وقت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اس دن تو دونوں فوجوں کے بیچ کوئی خاص جنگ نہیں ہو سکی، بلکہ دونوں فوجوں نے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رات رکنے کا فیصلہ کیا، اور دونوں فوجوں کے جو سپاہی تھے ان کی جو اپنی اپنی پوسٹ تھیں وہیں پر سو گئے، جبکہ اورنگزیب عالمگیر نے بھی میدان جنگ میں ہی ایک جگہ پر ٹینٹ لگوایا اور وہیں سونے کا فیصلہ کیا۔ تبھی اچانک سے ایک وقت ایسا آیا کہ جب رات کے اندھیرے میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، بلکہ زیادہ تر لوگ تو یہی سوچ رہے تھے کہ شاید رات کے اندھیرے میں دھوکہ دیتے ہوئے شاہ شجاع نے حملہ کر دیا ہے، مگر دراصل وہ کوئی حملہ نہیں تھا، بلکہ ایک دھوکہ تھا کہ جو اورنگزیب عالمگیر کو ان کے اپنے ایک ساتھی کی طرف سے دیا گیا تھا۔ یہ دھوکہ دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ مالواڑ کے راجہ جسونت سنگھ تھے۔ یہ شروع میں دارا شکوہ کی طرف سے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف لڑے تھے، لیکن جب جنگوں میں دارا شکوہ کو ایک کے بعد ایک ہار کا سامنا کرنا پڑا تو پھر انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ سندھی کر لی، مطلب کہ ڈیل کر لی، اور 14,000 کی فوج لے کر اب یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے شاہ شجاع سے لڑنے کے لیے پہنچے۔ لیکن یہاں آ کر بھی اب انہوں نے رات کے اندھیرے میں شاہ شجاع کو ایک لیٹر بھجوایا، جس میں یہ میسج دیا گیا تھا کہ میں اورنگزیب عالمگیر کی فوج پر پیچھے سے حملہ کروں گا، جبکہ تم آگے سے حملہ کرنا۔ مجبوری میں پوری فوج کو پیچھے پلٹنا ہی پڑے گا، اور اس طرح سے اب تم کو پوری فوج کو اچھی طریقے سے کرش کرنے کا، اس کو کچل دینے کا موقع مل جائے گا۔ مگر دوسری طرف شاہ شجاع کو جسونت سنگھ پر یقین ہی نہیں آیا، بلکہ شاہ شجاع کو تو لگا کہ جسونت سنگھ اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، تاکہ جیسے ہی ہم کوئی موومنٹ کریں، کچھ بھی کریں تو ہم کو رات کے اندھیرے میں ہی آسانی کے ساتھ دھر لیا جائے۔ اسی لیے جب جسونت سنگھ کے اشارے پر رات کے اندھیرے میں اورنگزیب عالمگیر کی فوج میں بھگدڑ مچی تو جو شاہ شجاع کی فوج تھی وہ اپنی جگہ پر ڈٹی رہی، بالکل بھی نہیں ہلی، اور اس طرح سے ان لوگوں نے ایک بڑا موقع اپنے ہاتھ سے گوا دیا۔ جسونت سنگھ نے اب اپنے لگ بھگ 14,000 راجپوت سپاہیوں کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کی فوج سے باہر ہونے کا فیصلہ کیا۔ اتنے سپاہیوں کے ایک ساتھ جنگ سے پیچھے ہٹ جانے کے بعد اب اورنگزیب عالمگیر کی جو فوج کی طاقت تھی وہ لگ بھگ آدھی ہو چکی تھی۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ جب اورنگزیب عالمگیر کو جسونت سنگھ کے بھاگ جانے کی خبر دی گئی تو وہ اس وقت اپنے ٹینٹ میں سجدے کی حالت میں تھے۔ ان کو جب بتایا گیا تو انہوں نے بنا کچھ بولے ہی اشارہ کیا کہ مانو وہ کہہ رہے ہوں کہ اگر جسونت سنگھ جاتا ہے تو جانے دو۔ اگلا دن ہوا تو دونوں ہی فوجیں آمنے سامنے آئیں اور اس جنگ کا آغاز ہوا کہ جس نے پھر بھارت کے پورے اتہاس کو بدل کر رکھ دیا۔ جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے اورنگزیب عالمگیر نے اپنی فوج میں سے 10,000 کی ایک ڈویژن بنا کر اس کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔
आगे हाथी थे तो पीछे घुड़सवार थे और खुद इस जंग में औरंगजेब आलमगीर भी लगभग 20,000 सिपाहियों वाली एक डिवीजन को लीड कर रहे थे। दूसरी तरफ जो शुजा थे उन्होंने अपनी फौज को कुछ इस तरह से तरतीब दिया कि सबसे आगे तो तोपों को रखा, जबकि उसके पीछे एक सीट में पूरी फौज लगा दी। सेंटर के साथ साथ बिल्कुल इसी फॉर्मेशन को ही दाईं और बाईं साइड में भी अपनाया गया। साथ ही में 2000 के करीब फौजियों को रिजर्व भी रखा गया ताकि जब भी जरूरत पड़े या मौका दिखे तो वो दाएं बाएं या फिर सेंटर किसी भी तरफ से ज्वाइन कर लें। 8 बजते ही दोनों ही तरफ से पहले तोपें दागी गईं और उसके बाद गोलियां चलने की आवाजें आनी शुरू हो गईं। शुजा की तरफ से दाएं और बाएं फ्लैंक्स ने हमला शुरू किया और इन दोनों के आगे 3-3 हाथियों को खड़ा किया गया था जिनके सीनों पर जंजीरें बंधी हुई थीं। शाह शुजा की ये स्ट्रेटेजी कामयाब भी साबित हुई क्योंकि बहुत जल्द ही औरंगजेब आलमगीर का जो बायां फ्लैंक था वो टूटने लगा। शाह शुजा की फौज ने जब ये देखा तो मौका देखते ही उन्होंने अब सेंटर की तरफ भी बढ़ना शुरू किया। औरंगजेब आलमगीर के जो जनरल्स थे वो फौरन बढ़ते हुए इस अटैक को काउंटर करने के लिए आए भी, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी क्योंकि शाह शुजा की तरफ का एक हाथी मदमस्त हो चुका था और वो सेंटर फॉर्मेशन को तोड़ते हुए डायरेक्ट औरंगजेब आलमगीर के पास आ चुका था। ऐतिहासिक किताबों में बस इसी एक लम्हे को इस जंग का सबसे अहम पॉइंट माना जाता है, बल्कि जंग का एक मोड़ माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे हालात पैदा हुए थे, जो सिचुएशन थी, कोई भी इंसान होता, कोई भी जंग का लीडर होता, वो घबरा कर अपनी जान बचाने की खातिर थोड़ा बहुत पीछे जरूर हटता या फिर उसका घोड़ा या जो हाथी होता वो तो भागने ही लगता। मगर यहाँ पर औरंगजेब आलमगीर ने हर हाल में वहीं डटे रहने का फैसला किया। इवन जब एक लम्हे को औरंगजेब आलमगीर को ये महसूस हुआ कि शायद वो नहीं तो उनका हाथी वहाँ से हिलडुल जाएगा या पीछे हटने की कोशिश करेगा, तो फौरन ही उन्होंने अब अपने हाथी के पैरों को जंजीरों से बंधवा दिया ताकि किसी भी बड़े खतरे या घबराहट की सूरत में वो वहाँ से हिल ही ना सके। क्योंकि मदमस्त हाथी या किसी भी दूसरे बड़े हमले की वजह से भी चाहे पीछे खुद औरंगजेब आलमगीर हटते या उनका हाथी पीछे हटता, दोनों ही सूरतों में उनकी फौज का मोराल टूट जाता। बल्कि इतिहासकारों ने तो लिखा है कि इस जंग में एक और भी ऐसा मौका आया था कि जहां पर औरंगजेब आलमगीर की जंगी सूझबूझ नजर आती है, क्योंकि एक बार शाह शुजा के तगड़े हमले की वजह से जो औरंगजेब आलमगीर की फौज का बायां फ्लैंक था वो टूटने लगा था। औरंगजेब आलमगीर जो सेंटर में थे वो बआसानी मदद के लिए जा सकते थे और मदद कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सेंटर में ही बिल्कुल सीधा जमा रहने का फैसला किया। इसकी वजह ये थी कि औरंगजेब आलमगीर को पता था कि अगर उनका हाथी जरा सा भी इधर उधर मुड़ा तो पीछे की फौज को ये संदेश जाएगा कि शायद औरंगजेब आलमगीर ने वापस होने का या फिर भागने का फैसला कर लिया है। इसीलिए खुद मदद को जाने की बजाय औरंगजेब आलमगीर ने लेफ्ट और राइट की जो लीडरशिप थी उसको मैसेज भिजवाया कि हर हाल में मजबूती के साथ जमे रहें। दूसरी तरफ शाह शुजा ने बिल्कुल इन्हीं मामलों में ही गलतियां कर डाली। इसीलिए शुरू में जो मोमेंटम मिला था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया और अब औरंगजेब आलमगीर की फौज शाह शुजा पर भारी पड़ने लगी। औरंगजेब आलमगीर की फौज की खतरनाक तोपें कि जो ऑलरेडी शाह शुजा की आधी फौज को खत्म कर चुकी थीं, उनसे बचने के लिए एक लम्हा ऐसा आया कि जब हाथी के बहुत ऊपर बैठे हुए शाह शुजा ने नीचे उतरकर घोड़े पर सवार होकर लड़ने का फैसला किया। लेकिन ये शाह शुजा की बहुत बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि जैसे ही आम फौजियों ने ऊपर मौजूद हाथी को खाली देखा तो उनको लगा कि शायद शाह शुजा या तो मारा जा चुका है या फिर भाग चुका है। हालांकि बाद में शाह शुजा ने अपनी फौज का हौसला बढ़ाने की कोशिश की भी, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी, क्योंकि बचे कुचे जो सिपाही थे वो पहले ही भागने लगे थे। फौज की टुकड़ियों के जो सिपह सालार थे उनमें से जिसको भी जहां पर मौका मिला वो उधर को भाग निकला और इस तरह से खजवा की इस जंग में मिली हुई जीत ने अब मुगल सल्तनत की गद्दी के लिए बादशाह औरंगजेब आलमगीर का रास्ता साफ कर दिया था, क्योंकि सारे ही दावेदार रास्ते से हट चुके थे। हालांकि शाह शुजा ने इसके बाद भी मीर जुमला के साथ एक और जंग की थी, लेकिन उस जंग में भी शाह शुजा को हार ही का सामना करना पड़ा। नतीजतन इस बार तो शाह शुजा को पूरा भारत ही छोड़कर आज के बर्मा के इलाके में पनाह लेनी पड़ी थी। तो साथियों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अगर जानकारी गाइस ये था रियलिटी औरंगजेब का। तो ये रियलिटी ये है कि मेरे को ये चीजें समझ में आई इस वीडियो के थ्रू कि यार पहले जितनी भी जंग होती थी, चाहे वो हिंदू राजा हो या मुसलमान राजा हो, वो धर्म के लिए लड़ाई नहीं करते थे, वो अपनी गद्दी के लिए और राज्य में कब्जा करने के लिए ही करते थे।
जैसे कि आज के लोग जो है, ठीक है, आज के जो पॉलिटिशियन होते हैं वो भी जो मुगल है, ठीक है, या ऐसे लोग हैं जो जिनका कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बदनाम करते हैं और बदनाम करके अपने चांदी चमकाने की कोशिश करते हैं अपनी गद्दी पाने के लिए, हिस्ट्री बता के। हाँ, गलत हिस्ट्री बता के। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो अगर ऐसा होता, अगर धर्म की लड़ाई हुई होती उस जमाने में, तो यार फिर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कैसे लड़ता। आप देख सकते हो कि यार औरंगजेब का अपने भाइयों से ही लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीजें बताई जाती है, भड़काने के लिए आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। और आप देखोगे कि औरंगजेब ने जो भी चीज इनके बारे में, इतिहासकार, मैं बहुत ज्यादा इनके बारे में रिसर्च कर चुका हूँ, ठीक है। जब भी ऐसा हेट स्पीच आता था ना, मेरे को लगता था कि यार हाँ यार ये गलत होंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं इनके बारे में रिसर्च किया तब मेरे को समझ में आया कि यार ये गलत नहीं थे, ठीक है। इन्होंने हिंदू लोगों को सपोर्ट भी किया है और किसी को जानबूझ के कन्वर्ट नहीं करवाया। अगर कन्वर्ट करवाते तो आज सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की होती, ना कि नॉन मुसलमानों की होती। और इनके जो सेनापति होते थे, ठीक है, इनके जो आर्मी में होते थे वो भी मुसलमान होते थे, ठीक, सॉरी नॉन मुसलमान होते थे। अगर ऐसा होता तो फिर उन्हें भी मुसलमान बनाया जाता ना, प्रेशर डाल के या जानबूझ के उन्हें कन्वर्ट करवाया जाता। यस, तो आपके लिए सबसे पहला ये मैसेज है कि आप लोग जो मूवीज हैं या कोई भी पॉलिटिशियंस की बातों में आके वहां से हिस्ट्री मत समझिए, मत पढ़िए, बल्कि खुद आप रिसर्च करो, जहां से सही हिस्ट्री आपको मालूम चले वो उस तरीके से आप हिस्ट्री जानने की कोशिश करो। तभी आपको जो रियलिटी है वो समझ आएगी। नहीं तो अगर आप मूवीज से हिस्ट्री जानने की कोशिश करोगे तो आप बिल्कुल ब्रेन वॉश हो जाओगे और गलत ही हिस्ट्री जानोगे। सो गाइस ये था वीडियो, और इसके पे हम और भी वीडियो बनाएंगे औरंगजेब पे, ताकि उनकी और रियल हिस्ट्री है सामने आए लोगों तक के, क्योंकि इनके नाम से बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं और आप लोगों का नुकसान कर रहे हैं। तो इनके पे वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम और भी वीडियो इन पे लेके आएंगे। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि औरंगजेब की सच्चाई हर किसी के सामने आए। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।